कोनी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रो दौशून्य संजय कुमार सुमन ने एक खास इंटरव्यू में अपनी प्राथमिकताओं और चुनावी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने कहा कि यदि वे कूचनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता की भलाई और उनके हितों को सर्वोपरि रखना होगी। राजनीतिक चर्चा के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर जोर देने की बात कही। संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। सेवी से जाने जाते हैं और समाज सेवी में आपका दिलचस्पी है, शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं। अभी 2025 का विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। पहले चुनाव में रोटी कपड़ा और मकान का मुद्दा हुआ करता था, अब जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाता है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है। तो कहां तक मतलब कि ये सच है वो बताएं। सबसे पहले आप सभी को मैं संजय सुमन नमस्कार भी करता हूं और साथ ही साथ बधाई भी देता हूं कि मेरे जैसे सामान्य लोगों का बाइक लेने के लिए आप लोगों ने यहां तक आया। जहां तक 2025 का चुनाव का मुद्दा है, जातीय मुद्दा है या धार्मिक मुद्दा है, जो भी मुद्दे हैं जो आपने कहा बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की यथार्थ रही है। इसकी ऐतिहासिक लंबी फेरहिस्त है कि कैसे जाति व्यवस्था ने देश को कई बार संकटों में डाला। देश गुलाम भी हुआ, देश पर दूसरे देशों का शासन भी हुआ। इन सब के पीछे जाति व्यवस्था ही मुख्य आधार बिंदु रहा है। इसकी चर्चा जो भी हमारे ऐतिहासिक शोधकर्ता हैं या राजनेता हैं अपने मंचों से कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं कि प्लासी का युद्ध हो या अन्य मामला हो, कि जाति व्यवस्था किस तरह भारतीय जो एक विविधता वाली संस्कृति है, एक गंगा जमुनी संस्कृति इसकी जो पहचान रही है, कैसे जाति व्यवस्था ने इसको बार बार खंडित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से इस चुनाव में जाति व्यवस्था एक यथार्थ है लेकिन दुखद पहलू है। दूसरी बात कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जी रहे हैं। लोकतांत्रिक कुछ मूल्य होते हैं। हमारे देश के राजनेताओं ने खासकर स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान किस तरह जाति व्यवस्था से जकड़ी हुई लोगों को क्रमशः लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचय कराया, उस पर आरूढ़ भी हुआ। जिसमें हमारे जितने भी राजनेता रहे, महात्मा गांधी रहे हों, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, पटेल जी रहे हों, सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, भगत सिंह रहे हों, जितने भी हमारे राजनेता हैं, उन्होंने जो पृष्ठभूमि तैयार की थी और उस पृष्ठभूमि की झलक आजादी के बाद भी हम जब देखते हैं, जब चुनाव होते हैं और कैसे हमारे राजनेता आते हैं और कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र कहें या एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास करते हैं, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे इंदिरा गांधी हो या अन्य कोई हो। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति का अपराधीकरण होते गया और फिर कालांतर में अपराधी का राजनीतिकरण हो गया। और इस राजनीतिकरण में, आपराधिक राजनीतिकरण में हम जाति भी देखते हैं, धर्म भी देखते हैं, जो किसी न किसी रूप में भारत के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उसे हम अच्छा नहीं मानते। तो ऐसे प्रतिनिधि से और जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हो रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जो सबसे पहले हमारे राजनेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि राजनीति धर्म है, पेशा नहीं। यहीं पे अंतर हो जाता है। अब राजनीति धर्म नहीं रह गया, व्यापार बन गया है। और इस व्यापार में हमारे किसी भी दल के जो नेता हों, अब सब में अच्छे लोग हैं, सब में वो तथाकथित कह सकते हैं नेगेटिव लोग हैं, लेकिन अच्छे लोग अभी भी हर जगह हैं। समस्या आती है कि जो उपभोक्तावादी संस्कृति का दौर चल रहा है, अधिकतम सुविधाओं का उपभोगी जहां व्यक्ति के पहचान का केंद्र बन गया हो, वैसी परिस्थिति में राजनेता भी जो भी हों, कहां अपने आप को अलग रख पाएंगे और साथ में जनता भी। तो यहाँ पर जो तरह तरह के प्रलोभन आदि वर्तमान में जो देख रहे हैं, जो नेता चुन रहे हैं, नेता अपने मेरिट से कम
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जुड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे कई नेता मिल जाते हैं जिनको न संविधान का बोध है, न जिनको न समाज का बोध है, न जिनको न संस्कृति का बोध है, न जिनको राजनीति का बोध है। ऐसे लोग राजनीति में काम से बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का या हम बुद्धिजीवियों की भी कमी है कि हमने अपने समाज में अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को उन लोकतांत्रिक मूल्यों से और उसे अवगत नहीं कराया, उसको उसकी ओर वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति मैंने प्रतिबद्ध नहीं बनाया। उसमें हम शिक्षकों की भी भूमिका है, हम प्रोफेसरों की भी भूमिका है और साथ में समाज या सरकार या नेता जो है वो भाई है। देखा गया है